हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर जो हमने बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने 10 प्रकार की हाइपोथैलेमस को मिलाकर ग्रंथियों के बारे में चर्चा की थी। तो लाइन बाय लाइन यानी कि मस्तिष्क से स्टार्ट करते हुए हम अंत तक यानी कि जो हमारे वत्सन और अंडाशय जनन ग्रंथियाँ होती है वहाँ तक हम हार्मोनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इसमें जाकर पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। मेन क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी बता देता हूँ कि ये कोई ग्रंथि नहीं है, ये एक मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस आपको पता चल गया होगा, एक मस्तिष्क का भाग है। अब ये अगर मस्तिष्क का भाग है तो ये हार्मोनों को स्रावण कैसे कर सकता है, क्योंकि ग्रंथि होगी तभी करेगा। तो ये क्या करता है, ये 2 प्रकार के अपने अंदर उत्तेजना या उत्प्रेरक हार्मोनों का निष्कासन करता है। याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन का यह श्रावण नहीं करता है। 2 प्रकार के हार्मोन जिसके बारे में हमने चर्चा पहले भी की थी कि एक होता है मोचक और एक होता है निरोधी हार्मोन, यानी कि एक किसी चीज को स्टार्टिंग करने वाला स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटर हार्मोन हम कह सकते हैं। ठीक है ना, दोनों प्रकार के हार्मोनों का निष्कासन या श्रावण करता है। तो उसी के आधार पर यह हाइपोथैलेमस मुख्य 8 या 10 प्रकार के जो हार्मोनों को उत्तेजन करता है या उनको रोकथाम के लिए प्रेरण करता है। ऐसा समझ लीजिए आपकी ये सुप्रीम कमांडर है, तो ये केवल एक बार कमांड देता है किसी भी हार्मोन को उत्सर्जित करने के लिए, और दूसरी बार उसी हार्मोन के श्रावण को बंद करने के लिए कमांड देता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ का काम करता है। तो पता चल गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस से जो स्रावित होने वाला हार्मोनों का प्रेरण है वो है GHRH। अब ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया है। इसे बोलते हैं गोनोट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसे वर्धी हार्मोन भी कहते हैं। याद रखना, सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या वर्धी हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, पहले तो अपने को पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो अगर प्रेरणा देगा या प्रेरणा देगा तो किसको देगा, क्योंकि हेडमास्टर किसको देता है, प्रेरणा मास्टर को। तो उसी प्रकार हेडमास्टर हाइपोथैलेमस है, मास्टर कौन है, पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये इस हार्मोन की प्रेरणा के लिए हाइपोथैलेमस कमांड किसको देता है, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है। पीयूष ग्रंथि की 2 मुख्य पालियां होती है, एक अग्रपाली और एक होती है पश्चपाली। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोनों की मुक्ति के लिए इस प्रकार के हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर वो अपने अंदर से प्रेरित करता है। दूसरा हो गया देखो GHIH, वही हो गया सोमेट्रोपिक इनहिबिलिटी, यानी कि निषेध हार्मोन, निरोध हार्मोन, यानी कि उसकी श्रावण की क्रिया को कम करना या बंद करना। तो यह वर्धी हार्मोन की मुक्ति को क्या करता है, रोकता है। पहले क्या हुई, वर्धी हार्मोन के मुक्ति को स्टार्ट किया था। दूसरे में क्या हुआ, जहां पर आई दिखे, आई का मतलब होता है इनहिबिलिटी यानी कि निरोधक, यानी कि उस चीज को बंद करना, और आर का मतलब होता है रिलीजिंग, यानी किसी चीज को रिलीज करना। तो इनहिबिलिटी मतलब कि वर्धी हार्मोन की मुक्ति को रोकता है। अगला जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसको दुग्ध संदमक हार्मोन कहा जाता है, मिल्क रेगुलेटरी हार्मोन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, आरएच का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि को इसके बारे में कमांड पास किया जाता है। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन की मुक्ति प्रदान करता है। और इसी के आगे दूसरा है प्रोलैक्टिन IH, यानी कि इनहिबिलिटी हार्मोन। तो वो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन की मुक्ति को रोकता है, यानी कि इसके जो स्रावित करने की क्षमता है उसको कम करता है, और दूसरा में स्रावित करने की क्षमता को स्टार्ट करता है। यानी कि मैंने बोला था आर मतलब रिलीज, आई मतलब बंद करना। तो इसी के ऑपोजिट में दोनों चलते हैं। पहले वर्धी हार्मोन के बारे में चर्चा की थी, तो ये एक बार स्रावित हुआ था, दूसरी बार बंद किया था। फिर आए प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी क्या हुआ, एक बार स्टार्ट हुआ था, दूसरी बार इसके बंद करना। ऐसे अपने को 5 वर्ड आप याद रखेंगे तो 5 के एक ऑपोजिट ही होता है। तो अपने को 10 प्रकार के जो होंगे वो संदमनकारी कमांडिंग हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस वाले, उनके बारे में अपने को पता चल जाएगा। अगला है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब ये मुक्त करता है किससे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को उद्दीपित करने के लिए, वही पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है। और दूसरा होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग मतलब कि निरोधक या उस चीज को मुक्ति को बंद करना। तो यही होगा MSH को ये रोकता है। अगला अपना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि पीयूष ग्रंथि की जो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन को उद्दीपित करता है, और इसका दूसरा वही हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि जो इसकी मुक्ति को बंद करता है। ऐसा याद रह जाएगा। और अगला है अपना जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब ये 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, कौन से,
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों का उद्दीपन भी कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस कराता है। तो मुख्य रूप से इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो बनेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन का काफी बार पूछा गया है, दूसरा इसका ये कहां पर पाई जाती है, तीसरा इसका पूछा जाता है कि ये निम्न में से ग्रंथि है या नहीं है, और चौथा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कमांडर किसे कहता है। इसके ऊपर इतना ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये कमांड पास करता है, काम खुद तो कुछ करता है नहीं, केवल और केवल कमांड देता है किसी चीज को स्टार्ट करने या किसी चीज को बंद करने या स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब हम अपने आते हैं मेन यानी कि मुख्य प्रकार की जो अपनी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जो सबसे पहली अपनी ग्रंथि है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। किसमें काम आती है? ये अपने अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। अगर आपने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखा है तो एक बार वापस जरूर देखें। और इसके बारे में हमने बात की थी कि मटर के दाने के समान गुलाबी रंग की होती है और हाइपोथैलेमस के इफिंडिबुलम से जुड़ी रहती है, सेलर टर्सिका में स्थित रहती है, 0.5 या 8 ग्राम के बीच में इसका एवरेज वजन होता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो वही पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कमांड है ये पूरा क्या करती है? हेड मास्टर द्वारा दिए गए कमांड को मास्टर ग्रंथि क्या करती है? पूरा करती है। किसके ऊपर? स्टिमुलेटिंग द्वारा, यानी कि अपने अंदर हार्मोनों के उत्प्रेरण द्वारा काम को पूरा करती है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले पहले हार्मोन ये है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा। हमने बात की थी कि पीयूष ग्रंथि की दो पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? पीयूष ग्रंथि की मुख्य दो पालियां होती है, एक होती है अग्रपाली और एक होती है पश्चपाली। पहले हम बात करेंगे अग्रपाली से, यानी कि पीयूष ग्रंथि की जो आगे वाली पिंड है, पाली है, अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में पहले बात करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन। यहां पर केवल उसके हार्मोन को उत्तेजित या उत्प्रेरित करने का कमांड दिया गया था, यहां पर वो इस हाइपोथैलेमस में ये स्रावित नहीं हुआ था। लेकिन पीयूष ग्रंथि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को खुद से रिलीज करती है। अब यह हार्मोन अपने बॉडी के अंदर क्या काम करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यह हार्मोन अपने बॉडी के अंदर अस्थियों का विकास करवाता है, महिलाओं के अंदर या मादा के अंदर दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है, उत्तक क्षय को रोकता है, यानी कि उत्तकों की अगर हानि हो रही है, अनावश्यक रूप से उत्तकों का क्षय हो रहा है तो उसको रोकता है, संयोजी उत्तकों की वृद्धि करवाता है, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनकी वृद्धि भी करवाता है, और अपने मानव शरीर के अंदर जो यूरिया उत्सर्जन व मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है। जैसे जैसे यूरिया उत्सर्जन और मूत्र निष्कासन में वृद्धि होगी तो अपने बॉडी से अनावश्यक या वेस्ट मटेरियल ज़्यादा मात्रा में बाहर जाएंगे, और क्या हो जाएगा? अपनी बॉडी के अंदर मुख्य प्रकार के जो भी वेस्ट चीज़ें हैं वो नहीं रह पाएगी, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अगला है सोमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन द्वारा प्रेरित होने वाले जो इस हार्मोन की अगर अति स्त्राव या कम स्त्राव, यानी कि यह हार्मोन अगर स्त्रावित ही नहीं हो या कहीं पर ज़्यादा मात्रा में स्त्राव हो जाए तो अपने बॉडी के अंदर क्या रोग हो सकते हैं, या इस हार्मोन का बहुत ही कम स्त्रावण हो तो अपनी बॉडी के अंदर क्या रोग हो सकते हैं। उन रोगों के नाम अपने को याद रखने हैं। काफ़ी डिटेल में अपने को इसके बारे में नहीं जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इन रोगों के बारे में हायर लेवल, यानी कि हम कांस्टेबल या पटवार की बात करें तो इसके अंदर केवल अपने को रोग का नाम याद रखना है। तो देखो सोमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन है, इसकी अगर ये अल्प स्त्राव हो जाए, अल्प स्त्राव मतलब कि अगर ये हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्त्रावित हो तो मानव शरीर के अंदर दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक हो जाता है बोनापन और एक हो जाता है सिमन रोग। याद रखना, बोनापन मतलब कि वो एक बांझपन का संकेत है, हाइट का रिलेटेड नहीं है, यानी कि व्यक्ति बांझ रह जाता है या नपुंसक रह जाता है। किसकी वजह से? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की अल्प स्त्राव, यानी कि बहुत ही कम अगर वो स्त्राव हो या शरीर के अंदर उसकी स्त्रावण क्षमता बहुत ही कम हो तो बोनापन रोग हो जाता है, डॉर्फिज्म जिसे कहा जाता है। इसकी वजह से याद रख लेना, थोड़ा सा बता देता हूं कि इसकी वजह से आदमी नपुंसक रह जाता है, यानी कि मिजेट्स हो जाते हैं। और एक होता है सिमन रोग। दूसरा होता है अतिस्त्राव, यानी कि अगर सोमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन है अगर ये ज़्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाए तो क्या होगा कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाए तो महाकायकता और अग्रति कायकता नामक दो रोग हो जाता है। अपने को रोगों के नाम ही याद रखना है क्योंकि ये बहुत हायर लेवल में चले जाता है इन रोगों के बारे में, क्योंकि अपने जो 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस जो कंपटीशन है उसके अंदर इसमें पूछा नहीं जाता। ये बहुत लेवल की बात है, केवल अपने को नाम याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है पहले तो, और ये काम क्या करता है? हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। काम क्या करता है? काम यह करता है कि जो नर और मादा के अंदर जो इसकी जनन ग्रंथियां होती है, नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडाशय, उनको उत्तेजित करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है,
और नर व मादा जनन अंगों की परिपक्वता बनाता है, उसको मैच्योर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नर व मादा की वर्षण तथा अंडाशय को उत्तेजित करता है और उसको परिपक्वता या उसके अंदर मैच्योरिटी लाता है। किसके लेकर? सेक्सुअल रिलेशन को लेकर। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार का होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर नर और मादा अलग अलग प्रकार में ये होता है तो ये दो प्रकार का होगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म और दो अलग अलग लिंगों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग या अंतरालिक प्रेरक हार्मोन। याद रखना, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन होता है किसका भाग है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का भाग है। यह हार्मोन स्त्रियों में अंडाशय पुट्टिका की वृद्धि करता है। एक तो क्या करता है? पुट्टिका नाम याद रह जाएगा, किसमें करता है? स्त्रियों में अंडाशय की पुट्टिका में वृद्धि करता है। अंडाशय आपको पता है ओवरी होती है, उसके चारों तरफ बहुत ही प्रकार के उत्तकों का जमा होता है, एक पुट्टिका बनती है, उसकी पुट्टिका की वृद्धि करता है और उसके परिपक्वन में मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है उसको स्टिमुलेट या उत्तेजित करता है। याद रखना, एस्ट्रोजन को उत्तेजित करता है। फिर है दूसरा ल्यूटिनाइजिंग या अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन। ये भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का एक भाग है जो पुरुषों के अंदर होता है। यह हार्मोन पुरुषों की अंतरालिक कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन हार्मोन को क्या करता है? उत्तेजित करता है। याद रह जाएगा, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ठीक है, ये थे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। अब देखते हैं कि इस हार्मोन के और आगे क्या चर्चा होती है और पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावन होता है। अगला जो अपना ग्रंथि द्वारा हार्मोन है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, क्योंकि हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा उत्तेजित होने वाले या स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में। मुख्य दो प्रकार के हार्मोनों के बारे में हमें अभी चर्चा कर ली थी। अपना जो तीसरा हार्मोन है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। आपको याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होता है। अब इसका कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं नियमन का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसका नाम क्या है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। कार्य क्या करता है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं नियमन का कार्य करता है। कौन से पिंड द्वारा या पाली द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि की अग्र पाली द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चौथा जो हार्मोन है वो है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये भी पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। याद रखना, मेलानोसाइट हार्मोन। मेलानोसाइट हार्मोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानव शरीर की रंगा कोशिकाओं यानी कि जो अपने रंग युक्त वाली जो त्वचा को रंग प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की रंगा कोशिकाओं में जो मेलानिन का स्रावन होता है, जो मेलानिन के कण पाए जाते हैं, मेलानिन के कणों को फैलाकर रंग का गहरा करता है। याद रखना, क्या करता है? रंग को गहरा करता है। किसको? रंगा कोशिकाओं के अंदर मेलानिन के कणों को फैलाकर रंग को गहरा करता है। उसी के आधार पर त्वचा का रंग होता है, किसी पर डार्क होता है, किसी पर लाइट होता है, वो मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन की वजह से होता है। कहां से स्रावित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कार्य है मानव शरीर की रंगा कोशिकाओं के अंदर मेलानिन के कणों को फैलाकर उनको गहरा करता है। अब ये हार्मोन या ये मेलानिन के जो कण है ये एक ही त्वचा पर अगर ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाए तो क्या हो जाता है कि तिल व चकते बन जाते हैं। मानव शरीर की त्वचा पर आपने कई बार महसूस किया होगा या देखा भी होगा कि तिल या चकते बन जाते हैं। किसकी वजह से बन जाते हैं? मानव में ये त्वचा पर तिल और चकते बनने को प्रेरित करता है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। क्या होता है कि जब मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन रंगा कोशिकाओं के जो मेलानिन के कण हैं उनको अत्यधिक मात्रा में फैलाकर इकट्ठा कर लेता है, एक जगह पर जमा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तिल बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन ये रंग को लेकर है। अगला है वेसोप्रेसिन हार्मोन। याद रखना, ऊपर के जो चार हमने पढ़े थे वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थे, लेकिन ये जो हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली यानी कि जो पीछे वाली पाली है, पिंड है, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा स्रावित होता है। ये वृक्क यानी कि किडनी की नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अब हम जैसे ही ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर जल के पुनः अवशोषण यानी कि जो वृक्क नलिकाएं हैं, हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स की, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उन सब के अंदर जल के पुनः अवशोषण को भी पढ़ेंगे। उनके अंदर क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को यानी कि जल को वापस रीअब्जॉर्व करने का कार्य करता है और यह मूत्र विरोधी हार्मोन है। इंपॉर्टेंट याद रखना, यह मूत्र विरोधी मतलब कि मूत्र की मात्रा को कम करने वाला। इससे पहले हमने
काफ़ी प्रकार के जैसे हार्मोनों के बारे में चर्चा की थी, वो मूत्र की अत्यधिक मात्रा की क्षमता को बढ़ाते थे, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल आउट किया जाता था, बाहर की तरफ उत्सर्जित किया जाता था। लेकिन वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र विरोधी हार्मोन है। अब कई बार इस हार्मोन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। क्या होता है कि जब वेसोप्रेसिन हार्मोन अतिस्रावित हो जाए तो व्यक्ति के अंदर ये रोग हो जाता है और ये मूत्र की अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन को प्रेरित करता है, यानी कि ये मूत्र को बार बार उत्सर्जन के लिए फिर प्रेरित करना स्टार्ट कर लेता है। किसकी वजह से? वेसोप्रेसिन हार्मोन की अतिस्राव की वजह से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। ठीक है, अगला जो पीयूष ग्रंथि का अंतिम हार्मोन है जो इसकी पश्चपाली द्वारा स्रावित होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्लेस याद रखना है, दो ही ऐसे हार्मोन है, एक तो है अपना वेसोप्रेसिन हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा स्रावित होते हैं। ये स्त्रियों में गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज के दौरान गर्भाशयी दीवार की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन लाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? स्त्रियों में प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, गर्भावस्था के दौरान लास्ट स्टेज के अंदर जो उसके गर्भाशय की दीवार होती है उसके अंदर अनैच्छिक पेशियां, उनके अंदर संकुचन लाता है और उनकी दीवार को लचीला और नमदार बनाता है। याद रखना, यह हार्मोन उसी समय स्रावित किया जाता है और जैसे ही भ्रूण के जन्म के बाद यह हार्मोन का स्रावण रुक जाता है। तो ये मुख्य प्रकार के पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में चर्चा की हमने और इनके होने वाले रोग के बारे में भी समझा। अगली जो ग्रंथि है अपनी तीसरी, वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपको पता है मानव शरीर के गले के अंदर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, और आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। इसके ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है, इसके पिंड होते हैं। कैसी होती है देखते हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर 3 प्रकार के हार्मोनों का स्रावण होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि अपने अंदर से 3 प्रकार के मुख्य हार्मोनों का स्रावण करती है। एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? याद रखना, आयोडोथायरोसिन या T3 और T4 टेट्रा आयोडोथायरोसिन दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के मध्य। अब कंफ्यूजन क्या होती है? ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है निम्न में से थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, उसके अंदर आपको T3 और T4 ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, क्योंकि वो काफी बार में क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कॉमन वर्ड हो गया है, आम आदमी को भी इसके बारे में जानकारी होती है। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन को हटा देते हैं, वहां पर ऑप्शन के अंदर लिख देते हैं T3 एंड T4 हार्मोन, और दूसरे कुछ भी लिख देते हैं ऑप्शन में, ऑक्सीटोसिन दे देंगे, वेसोप्रेसिन दे देंगे, या थायराइड स्टिमुलेटिंग दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। लेकिन याद रखना, जो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 और T4 ये दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। तो बात सेम ही है, ऑप्शन को अच्छे से समझना है। कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में ही बात की जा रही है। तो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन व टायरोसिन की कमी, आयोडीन व टायरोसिन के द्वारा होता है। अगर कमी हो जाए तो रोग हो जाता है। फिर हो जाता है रोग कौन सा? आपको पता है, गलगंड घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड के आसपास वाला एरिया में सूजन आ जाती है। फिर है देखो ट्राई आयोडोथायरोनिन रोग, T3 रोग। ये आयोडीन युक्त हार्मोन है और ये अत्यधिक सक्रिय होता है T4 के मुकाबले में भी। काफी बार T4 को पढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि T4 बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, जो क्या करता है कि बहुत ही अत्यधिक सक्रियण को उसके ऑपोजिट में, यानी कि उसके व्युत्क्रम में होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई आयोडोथायरिन है, ये अत्यधिक सक्रिय है, तो T4 क्या रहेगा? अत्यधिक कम सक्रिय या बहुत ही कम सक्रिय रहेगा, उसके व्युत्क्रम में रहता है। फिर है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये भी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, यानी एक तो कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि और अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य करता है। अब अस्थियों का विघटन कैसे? आप सभी को पता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन है जो कैल्शियम के आयनों द्वारा निर्मित होता है। कैल्शियम के आयन क्या करते हैं? मानव शरीर के अंदर अस्थियों या हड्डियों के विकास में करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि वृद्धावस्था के दौरान जोड़ों या हड्डियों में दर्द होने पर कैल्शियम आयन युक्त टैबलेट्स दी जाती है। वो क्या करती है? वो अस्थियों को मजबूती प्रदान करती है। तो यही वो कार्य करता है, अस्थियों के विघटन यानी कि अस्थियों को टूटने में या अस्थियों की कमजोरी होने में कम करता है, उसके प्रति कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इसी प्रकार हमने 3 प्रकार की अपनी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, उसके होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन और रोगों के बारे में देख ली। अगर नेक्स्ट देखते हैं अपनी पैराथायराइड ग्रंथि। अपने जो थायराइड ग्रंथि के जो हमने हार्मोनों के बारे में चर्चा कर ली थी, अब कुछ ऐसे रोग है जो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव या अतिस्राव की वजह से होते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि के जो मुख्य
अल्पस्राव और अतिस्रावण से होने वाले रोगों के बारे में। देखिए पहला रोग है अपना जड़मानवता, जड़ मानवता। अब ये जड़ मानवता क्या होती है, जब थायराइड ग्रंथि में जो भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसकी बचपन से ही कमी हो जाती है तो उसे जड़ मानवता कहते हैं। ये क्या होता है कि बच्चों की मानसिक वृद्धि और उसका विकास नहीं हो पाता है, बच्चे हैं जो पागल जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है मिक्सिडिया रोग। मिक्सिडिया रोग की वैसा ही होता है जिसके अंदर क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की कमी रह जाती है। बालों का झड़ना है, चेहरे का भंगूर होना, त्वचा का चकचकते बनना या त्वचा के ऊपर झुर्रियां आना, इस प्रकार के लक्षण मिक्सिडिया रोग के अंदर नजर आते हैं। अगला है अपना गलगंड रोग। देखो गलगंड रोग क्या होता है, गलगंड रोग यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, आयोडीन की कमी से जब ये रोग हो जाता है तो गले वाला जो एरिया होता है उसके अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। फिर है हाशीमोटो रोग, वही सेम कंडीशन है, यानी कि इस रोग के अंदर भी क्या होता है कि मुख्य प्रकार के जो अंग होते हैं उनके अंदर सूजन जैसी स्थिति बन जाती है। फिर है जो ये नीचे वाले जो 3 रोग है वो अल्पस्राव या अतिस्राव के कारण होने वाले रोगों से संबंधित ही है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है नेत्रोत्सर्गी गलगंड। नाम क्या है कि जब आयोडीन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसकी वजह की कमी हो जाए तो क्या होगा कि नेत्रों के गोलक सूजकर बाहर की तरफ लटकना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेत्रोत्सर्गी गलगंड रोग हो जाता है। फिर होता है प्लूमर के रोग, प्लूमर डिजीज हो जाती है, सेम ही है, हड्डियों का भंगूर होने की स्थिति। और ग्रेवी के रोग, ये भी सूजन आने की स्थिति को ग्रेवी का रोग कहा जाता है। तो ये मुख्य प्रकार के थायराइड के संबंधित रोग थे। अगले जो अपनी वो है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी कि चौथी जो अपनी ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैराथायराइड ग्रंथि से एक ही हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन को कोलिफ का हार्मोन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी है पैराथार्मोन। क्या होता है देखिए, पैराथार्मोन यानी कि कोलिफ का हार्मोन, यह हार्मोन फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। किस में करता है, फॉस्फेट के उत्सर्जन के अंदर वृद्धि करता है। किडनी यानी कि वृक्क तथा आंत्र द्वारा जो कैल्शियम का पुनः अवशोषण किया जाता है, यानी कि जो किडनियां हैं, आंत्र हैं, वक्र है, इनके द्वारा जो कैल्शियम का पुनः अवशोषण किया जाता है उसके में क्या करता है, उसके अंदर वृद्धि करता है। फिर होता है रक्त के अंदर कैल्शियम का नियंत्रण करता है। जो रक्त के अंदर कैल्शियम के आयंस होते हैं, रक्त के कैल्शियम आयनों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण, यानी कि रक्त के अंदर जो कैल्शियम के आयन है उनके अंदर उनकी संख्या कम है, ज़्यादा है, उनका नियंत्रण भी कौन करता है, पैराथार्मोन हार्मोन या कोलिप का हार्मोन कहा जाता है। कि कोलिप ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया था, व्याख्या की थी। फिर है यह पेशी संकुचन में भी काम करता है और तंत्रिका आवेग को भी नियंत्रित करता है। लेकिन काफ़ी बार ऑप्शन में यह मिलता है निम्न में से रक्त का थक्का निर्माण के लिए सहायक हार्मोन है थायराइड यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, ऑक्सीटोसिन या मेलाटोनिन। याद रखना, रक्त के थक्का निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पैराथार्मोन हार्मोन। और पैराथार्मोन ऑप्शन में नहीं मिले, कोलिफ का हार्मोन मिले तो भी एक ही बात है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये विटामिन डी का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हड्डियों में क्या होती है, मजबूती होती है। विटामिन डी का निर्माण पैराथार्मोन, रक्त का थक्का का निर्माण पैराथार्मोन, तंत्रिका आवेग तथा पेशी संकुचन पैराथार्मोन द्वारा किया जाता है। अब पैराथार्मोन हार्मोन की अतिस्राव और अल्पस्राव की वजह से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग होता है मांसपेशियों में जड़कन व ऐंठन का दौरे आने का रोग, जिसका नाम है हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी होना। क्या होना, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी रोग होना। यह पैराथार्मोन के बहुत ही कम स्रावण की वजह से होता है। याद रखना, पैराथार्मोन हार्मोन के बहुत ही कम स्रावण की वजह से हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी रोग होता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, ऐंठन आते हैं तथा दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है पैराथार्मोन हार्मोन के अतिस्रावण की वजह से। पैराथार्मोन हार्मोन के अतिस्रावण की वजह से क्या होता है कि जब पैराथार्मोन हार्मोन का बहुत ही कम स्रावण होता है तो हाइपरकैल्सीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाइपरकैल्सीमिया रोग हो जाता है। और यह रोग कैल्शियम के विघटन होकर रक्त में आ जाता है, यानी कि इस रोग की वजह से जो कैल्शियम है उसका विघटन होकर वो रक्त के अंदर आना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार की स्थिति में एक रोग होता है, इसे क्या कहता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है। और क्या होता है, अतिस्रावण की वजह से होता है। किसके, पैराथार्मोन के। पैराथार्मोन के अल्पस्रावण की वजह से हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी होता है, ठीक है। तो आज हमने मुख्य 4 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोनों तथा उससे होने वाले रोगों के बारे में संपूर्ण डिस्कस किया और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जाना। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।